हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो गाइस, काफ़ी कमेंट्स आने के बाद फ्रेंड्स के आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे सीमेन एनालिसिस, यानी सेमिनल फ्लूइड जो क्या होता है और उसकी कैसे कैसे हम उसको करते हैं, सभी लेबोरेटरी के अंदर कैसे किया जाता है और उसकी कैसे क्या उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। गाइस, तो कुछ बेसिक्स हम जानेंगे सीमेन एनालिसिस के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। और बाकी वीडियो के लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको फॉलो कर सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे। इन सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सीमेन एनालिसिस के बारे में। सीमेन एनालिसिस को हम सीमेन एनालिसिस जानते हो, मेल फर्टिलिटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये सबसे पहले, और इसको सेमिनोग्राम भी के नाम से जाना जाता है। तो सीमेन कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो सीमेंस होता है वो स्पर्मेटोजोआ उसके अंदर होते हैं। सीमेन जो होता है एक फ्लूइड की तरह होता है बॉडी के अंदर, तो विच इज सस्पेंडेड इन सेमिनल फ्लूइड्स, जो स्पर्मेटोजोआ होता है सेमिनल फ्लूइड के अंदर रहते हैं। फ्रेशली एजुकेटेड सीमेन इज हाईली विकसित ओपेक्यू एंड वाइट एंड कोगुलम। जो फ्रेशली सीमेन एजुकेट होता है वो बिल्कुल हाईली विकसित होता है, धुंधला होता है, उसके अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल थक्के की तरह होता है, बिल्कुल कोगुलम। After 10 to 15 minutes, the coagulum liquefy and convert into translucent. इंक्यूबेट करते हैं हम इसको 10 से 20 मिनट या 30 मिनट्स के लिए हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद लिक्विफाई हो जाता है। वही लिक्विफाई होने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, देखने के लायक जैसा वो हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेथड। इसके जो मेथड होते हैं तीन मेथड होते हैं इसके: फिजिकल मेथड, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिकल के अंदर हम इसको क्या क्या करते हैं, जो फिजिकल हम जो चीज़ हम उसको बाई ने आँखों से देखते हैं, कलर देखते हैं, विस्कोसिटी, लिक्विफिकेशन टाइम, वॉल्यूम और पीएच। ये चीज़ें जो होती हैं हम इसकी फिजिकल में मेजर करते हैं। तो वाइट जो कलर जो इसका तो वाइट होता है, और कहीं कहीं पे ग्रीसी वाइट भी होता है, रेड, येलो। तो ये जो रेड और जो येलो होते हैं ये अब नॉर्मल कलर्स में आ जाते हैं, और जो व्हाइट होता है ये नॉर्मल कलर्स होता है। अगर कोई रेड आरबीसी वगैरह आ रही है स्पर्म के अंदर, रेडिश आएगा उसमें, और येलो किसी को पेशेंट को जॉन्डिस होता है काफ़ी टाइम से, उस टाइम पे सीमेन येलो आता है। विस्कोसिटी क्या होता है कि जब हम सीमेन उस टाइम पे हमें मिलता है कंटेनर के अंदर, उसको हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद ही हम उसको 20 मिनट या 30 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको चेक करते हैं। अगर जब तक वो लिक्विफाई नहीं होगा उसको नहीं देख सकते। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपको ड्रॉपर से चेक करना होता है। लिक्विफिकेशन 30 मिनट के लिए रखते हैं। इसको 3 घंटे तक रखना होता है इंक्यूबेटर के अंदर, न कि रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना। जो वॉल्यूम होती है इसकी 1.5 से लेकर 5 ml तक नॉर्मल होती है। जो पीएच होती है इसकी 7.2 से लेकर 7.8 तक इसकी नॉर्मल पीएच होती है। ये अगर इससे कम ज़्यादा पीएच आती है, इसकी कब आती है, जब नो स्पर्मेटोजोआ होता है उस टाइम पीएच कम आएगी आपकी। और हाई जो पीएच होती है, अगर आप खट्टी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं उस टाइम में पीएच हाई आ जाती है। लो पीएच होती है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे भी हो जाती है। अब बात करते हैं गाइस केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर इसका सिर्फ एक ही टेस्ट किया जाता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज टेस्ट क्या होता है? फ्रक्टोज जो सीमेन स्पर्म्स होते हैं इनका भोजन होता है, इसी को खा के वो जिंदा रहते हैं। तो इसके 2 मेथड से हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं फ्रक्टोज की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाती है, और क्वांटिटेटिव के अंदर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू कितने हैं ग्राम उसके अंदर फ्रक्टोज है उस फ्लूइड के अंदर, सीमेन के अंदर। ठीक है गाइस, आगे हम बेसिकली जानेंगे रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो ये नेगेटिव, नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए नॉर्मल स्पर्म के अंदर। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर स्पर्म भी नहीं मिलेंगे। अगर आपका क्वांटिटेटिव करोगे तो 150 से 300 यानी कि 150 to 300 mg/day इसकी रेंज होती है केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, इस पर हम काउंट करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं उसकी माइक्रोस्कोपी के अंदर, और उसके अंदर नॉर्मल जो काउंट होते हैं वो 60 से लेकर 150 मिलियन तक होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 40 मिलियन से अबाव मिल जाएगा, और कहीं पे आपको 30 से लेके 130 तक भी मिल जाएगा। तो हर जगह कुछ थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। माइक्रोस्कोपी के अंदर फिर हम इसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपी करते कैसे हैं, कितने सीमेन लेते हैं, क्या फ्लूइड लेते हैं, उसके हम आगे बात करेंगे। इस पर मोटिलिटी
मिनिमम 100 स्पर्म काउंट किए जाते हैं, ठीक है, मोटिलिटी के लिए। और उनको हम कैसे करते हैं, मोटिलिटी के अंदर 70% नॉर्मल इसके अंदर मोटिलिटी होती है, नॉर्मल 70-70%, और उसके अंदर आपको एक्टिव रहते हैं, स्लैकिश होते हैं और डेड होते हैं गाइस, ठीक है। कुछ लैबों के अंदर इस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, कहीं पे प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इमोर्टाइल की तरह भी दी जाती है। वाइटलिटी और एग्लूटिनेशन, ये दो चीज़ें नहीं होती हैं, हर लैब के अंदर इनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदर ऑब्जर्वेशन के अंदर हम पसल्स देखते हैं, आरबीसी मिलती है, एपिथेलियल सेल्स आते हैं, इमेच्योर स्पर्म्स आते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कैसे की जाती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के लिए हमें स्टेनिंग करनी होती है। स्टेनिंग आप तो लिस्मान स्टेन करते हो, ईओसिन स्टेन करते हैं, दो तरह की स्टेनिंग की जाती है इसके अंदर भी, और इन चीज़ों के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जो अदर ऑब्जर्वेशंस होते हैं इनमें पर्फ सेल्स, आरबीसी, एपिथेलियल्स, इमेच्योर स्पर्म, ये सब मिलते हैं हमें। तो गाइस आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें मॉर्फोलॉजी का हम क्या क्या करते हैं। मॉर्फोलॉजी गाइस, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले स्लाइड को स्टेन करना पड़ता है। इस पर हम लेते हैं सीमेंस फ्लूइड लेंगे, उसके अंदर हम ईओसिन स्टेन यूज कर सकते हो आप, या लिस्मान स्टेन यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हैं, 70% नॉर्मल होते हैं और 30% एबनॉर्मल होने चाहिए, बल्कि इससे नीचे नीचे ही लेस देन 30% एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल के अंदर हम क्या देखते हैं, आपका जो हेड होगा वो डार्क कलर का मिलेगा अगर आप स्टेनिंग कर रहे हैं, राउंडेड वाइट टेल और मिडल पिंक, मिडल पीस जो तो पिंक स्टेन करने के बाद ईओसिन या लिस्मान स्टेन। एबनॉर्मल के अंदर क्या होता है, हेड टू स्मॉल, जो हेड होता है स्पर्म का वो बिल्कुल या तो छोटा मिलेगा आपको, हेड टू लार्ज, या फिर जो हेड होता है उसका ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा आपको। हेड डबल हेड, आपका जो स्पर्म होता है उसमें डबल हेड मिल जाएंगे आपको इस तरह के, और डबल टेल भी मिलती हैं। विदाउट हेड, बिना इसके हेड के टेल मिल जाएंगे, उसका जो मिडल पीस होता है इस टाइप का। तो ये जो कई बार क्या होता है, जो ऊपर का जो हेड होता है इस तरह से ये हाफ मिलता है, और जो टेल होती है कभी ये होती है, इसमें हाफ होती है टेल भी, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस। अगर आप मेडिकल लाइन में काम करते हैं तो अगर स्पर्म्स नहीं होते हैं उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड के अंदर, उस कंडीशन क्या कहा जाता है, एजोस्पर्मिया, नो डेड और लाइव स्पर्मेटोजोआ। एजोस्पर्मिया होता है कि फ्लूइड के अंदर जो सीमेन फ्लूइड है आपका, उसके अंदर कोई भी स्पर्म ना तो डेड है और ना ही जिंदा है, किसी भी तरह का बिल्कुल नील मिलेगा उसके अंदर। एलिगोएजोस्पर्मिया, टू स्पर्म काउंट लेस देन 60 मिलियन, या तो लेस देन 60 मिलियन या 40 मिलियन से नीचे नीचे जो काउंट, लो काउंट चले जाते हैं, उस कंडीशन को ओलिगोएजोस्पर्मिया कहा जाता है। और नेक्रोएजोस्पर्मिया क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट बट इमोबाइल या डेड। नेक्रोएजोस्पर्मिया होता है स्पर्म आपके प्रेजेंट है बट वो क्या है, डेड है,
एक भी जिंदा नहीं उसके अंदर। एस्पर्मिया, अब्सेंस ऑफ सीमेन, यानी कि जो सीमेन है वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है टेस्टिस के अंदर, उस कंडीशन को एस्पर्मिया कहा जाता है। हाइपर या हाइपोस्पर्मिया, ठीक है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। लो वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म सीमेन एंड हाई वॉल्यूम, सीमेन की या तो ज़्यादा कम वॉल्यूम होती, बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं बन पा रही है, फिर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है, 5 ml से ज़्यादा, 10 ml, 15 ml, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपर, और लो वॉल्यूम को हाइपोस्पर्मिया। ल्यूकोस्पर्मिया, WBC सेल्स सीमेंस के अंदर ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, उस कंडीशन को ल्यूकोस्पर्मिया बोला जाता है। अस्थेनोएजोस्पर्मिया बोला जाता है पुअर स्पर्म मोटिलिटी, जो मोटिलिटी लो हो जाती है उस कंडीशन को अस्थेनोएजोस्पर्मिया कहा जाता है गाइज। अब बात करते हैं हम इसकी रिपोर्टिंग के बारे में कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इसकी। अब गाइस हम रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। हर लैब के अंदर अलग अलग तरह से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसी के बारे में आज हम जानते हैं इसके बारे में। एक तो जो सीमेन का प्रोडक्शन होता है वो होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी होता है इसका, एपिडिडाइमिक के अंदर भी होता है, इन सभी में कुछ कुछ मात्रा में होता रहता है इसके अंदर, इनका प्रोडक्शन होता है सेमिनल फ्लूइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिपोर्टिंग कैसे होती है। हर लैब के अंदर अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग होती है, इसकी फॉर्मेट होता है। सबसे पहले टाइम नोट किया जाता है, कितने बजे आपको सैंपल लिया है, सैंपल कलेक्शन टाइम, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम्स किया जाता है। उसके बाद में आपका लिक्विफिकेशन टाइम्स होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसका लिक्विफिकेशन टाइम होता है। और जो इसका एब्सेंस होता है, एब्सटिनेंस डे होते हैं, जो इसको बोला जाता है कि गैप, ठीक है, वो आपका 2 से 7 दिन का होना चाहिए, 2 to 7 डेज का कम से कम इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम देखते हैं, उसके बाद इसकी अपीयरेंस देखी जाती है। उसके बाद में आपका कलर आ जाएगा, उसके बाद में आपकी विस्कोसिटी, ठीक है, और विस्कोसिटी के बाद में आपका पीएच। ये तो सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। उसके बाद माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल काउंट करते हैं, टोटल काउंट और मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये सब आपकी माइक्रोस्कोपी के अंदर आ जाएगी। केमिकल के अंदर आपको फ्रक्टोज करना है। अब बात करते हैं कि हम आपको फ्रक्टोज जो होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका फ्रक्टोज ही नेगेटिव आ रहा है तो उस टाइम पे स्पर्म उसके अंदर नहीं मिलेंगे, सीमेन के अंदर। तो फ्रक्टोज एक नॉर्मल कंडीशन होती है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर फ्रक्टोज नहीं आ रहा है तो उसका आपको स्पर्म भी नहीं मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको पास सैंपल आता है, उसको आपको माइक्रोस्कोपी करनी है उसकी, तो आपको टोटल काउंट कैसे करने होते हैं। तो टोटल काउंट के लिए आपके पास आता है डायलेटिंग फ्लूइड, सीमेन डायलेटिंग फ्लूइड।
सीमेंट डायरेक्टिंग फ्लूइड आएगा, उसको आपको लेना है 380 माइक्रोलीटर ये रिजेंट लेना है, और जो सीमेंट फ्लूइड लेना है, सीमेंट फ्लूइड लेना आपको 20 माइक्रोलीटर है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है ट्यूब के अंदर। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में, आफ्टर 10 मिनट, उसके बाद आप इसको न्यू बार चैम्बर को चार्ज करेंगे। न्यू बार चैम्बर को चार्ज करते हैं हम। न्यू बार चैम्बर को चार्ज करने के बाद में हम उसको जैसे हमारा जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स काउंट, कितने, चारों जो कॉर्नर होते हैं उसके जैसे WB से वाला जो फॉर्मूला होता है सेम वही होता है। नंबर ऑफ सेल्स, डेप्थ, डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं यहाँ पे। डेप्थ जो उसकी हो जाएगी 10 और फैक्टर हो जाएगा 20 का। ठीक है जी, नंबर ऑफ सेल्स 10 × 20 डिवाइडेड 4, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है आपका फाइनल, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सेल्स गुना में 50 गुना में 1000 ये करना होता है, क्योंकि आपकी इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो मिलियंस के अंदर होती है, और जो ये रिजल्ट आएगा इतना वाला ये सब 1000 के अंदर आएगा, तो उसको 1000 से करता है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका नंबर ऑफ सेल्स गुना में 50,000, ये काउंट आपको करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला था वाइटलिटी क्या होती है। वाइटलिटी और एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन में क्या होता है, जब आपका कोई स्पर्म्स होते हैं उनके या तो हेड टू हेड या हेड टू टेल एक दूसरे से चिपके होते हैं वो दोनों। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल, ये आपका स्पर्म है तो ये इधर से हेड आपका ये चिपका हुआ है, इधर से एक ही तरह इनके गुच्छा बना होता है, या जो टेल वगैरह होती है इनकी वो आपस में चिपकी होती है, कलम पे बने होते हैं उनके। ठीक है, और वो कहीं भी मूव नहीं कर पाती, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जो वाइटलिटी होती है, वाइटलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे हम स्टेन करते हैं उसी टाइम पर अगर आपका स्पर्म ने कलर लिया, ईओसिन स्टेन इसमें यूज करती है, ईओसिन, अगर वो इसके अंदर कलर लेती है तो जो आपका हेड होगा और जो बॉडी उसके वो होती है मिड पीस होता है वो आपका रेड या पिंक कलर ले लेता है इसके अंदर। ठीक है, और ये अगर कोई भी कलर नहीं लेता है तो वाइटलिटी उसके अंदर एब्सेंट होती है, यानी कि कम, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। तो गाइस ये था इसके अंदर बेसिक्स ऑफ सीमेन एनालिसिस के बारे में। और दूसरी क्या बात होती है इसके अंदर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप सैंपल कभी घर से लेके आते हैं, तो अगर आप सैंपल घर से लेके आते हैं तो विद इन 1 आवर आपको लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाना होता है, और वो भी बॉडी टेम्परेचर के साथ, बॉडी टेम्परेचर के साथ इसमें। ठीक है, इसमें कोई आइस पैक वगैरह नहीं लगाना होता, बॉडी टेम्परेचर के साथ इसको लेबोरेटरी के अंदर भेजना होता है, तभी इसकी जांच होती है प्रॉपरली। अगर आप इसके गलती से के अंदर आइस पैक लगाते हैं, कुछ ठंडी जगह रख के ले जाते हैं, तो जो स्पर्म होंगे वो डेड हो जाएंगे और उसमें एक गलत रिजल्ट आ जाएगा आपका। और दूसरा गाइस, जो एग्लूटिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर ये एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, और इसके अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अगर जो बाकी जो सीमेन का जो रिजेंट यूज किया जाता है फ्रक्टोज के लिए, वो होता है रिसोर्सिनोल।
रिसोर्स इन ऑल रीजेंट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उन सब के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में बता दिया। ठीक है, लिस्मान स्टेन इसमें यूज करते हैं, ईओसिन स्टेन इसमें यूज की जाती है। ठीक है, न्यूबार चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सब के अंदर यूज की जाती हैं। अगर और कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हर लेबोरेटरी के अंदर एक अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है इसका। कुछ लेबोरेटरी क्या होती है, जो NABL जो होती है, वो टोटल जो काउंट होते हैं उनको मोर देन 15 मिलियन से ऊपर ऊपर नॉर्मल मान के चलते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो एक बुक के अकॉर्डिंग बताया है। तो ये NABL में आपको मिल जाएंगे 15 मिलियन के ऊपर। जो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, इसके अंदर एक नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल की जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 30% मॉर्फोलॉजी है, एबनॉर्मल हमारी 30%, टोटल 100 हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, तो उनको क्या बताते हैं, अगर ये जो होती है, इसके अलावा आप कुछ पार्टी मिल जाएंगे आपको, हेड, नेक और टेल। तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं एबनॉर्मल पार्ट के होते हैं। यहाँ पे जैसे 30% है यहाँ पे ये, तो 15 यहाँ पे हो जाएंगे, 10 यहाँ पे हो जाएगी, 5 यहाँ पे हो जाएगी। इस तरह से ये डिवाइडेड होते हैं। 30% ये हो जाता है टोटल, ये 100% मोर उसकी हो जाती है, नो उसकी 100% ये हो जाते हैं। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, तो आप सभी से आई होप कि पसंद आएगी आप सभी को। काफ़ी रिक्वेस्ट थी दोस्तों की, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक सा बताया है। और सीमेंट का जो स्टोरेज होता है वो टेस्ट इसके अंदर ही होता है, वहीं पे बनता है, वहीं पे स्टोर होता है। और इसको एक स्पर्मेटोजोआ को बनने में कम से कम 46 डेज लगते हैं। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखी, लाइफ स्पेन ऑफ जितने भी ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उन सभी की वो वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं गाइस।